हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन इसके बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं सादिया खुशा और आज मैं एक न्यू टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ आई हूं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारी इजी एक्सप्लेनेशन वाली क्लास। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपके पास कोई सजेशन या डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अगले क्लास की अपडेट मिलती रहे। जब से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है तब से ही लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की है, चाहे वो साइंटिफिक बेस पे ना हो। लेकिन हमेशा से इंसान ऑर्गेनिजम्स को समझने और उनका यूज़ करने के लिए उनको कैटेगरीज में डिवाइड करता आया है। एरिस्टोटल वो पहले इंसान थे जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक साइंटिफिक बेस पे क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। एरिस्टोटल ने सिंपल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे प्लांट को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ट्री, शब्स और हर्ब्स। और एनिमल्स के लिए उन्होंने दो ग्रुप बनाए, एक वो जो रेड ब्लड वाले थे जैसे मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, और दूसरे विदाउट रेड ब्लड वाले जैसे इंसेक्ट्स, मोलस्क्स। 18th सेंचुरी में लिनियस ने ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में डिवाइड किया, उनकी मोबिलिटी और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर। ऐसा माना जाता था कि प्लांट्स इमोबाइल होते हैं और वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, मतलब प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जबकि एनिमल्स मोबाइल होते हैं और वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। लीनियस के इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन में बहुत सारे एनिमल्स फिट नहीं हो रहे थे, जैसे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अलग नहीं किया गया था। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक ही कैटेगरी में डाल दिया गया था। नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे फंगी को किंगडम प्लांटी में ही इंक्लूड कर दिया गया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इनएडिक्वेट था। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इन कैटेगरीज में फिट नहीं हो रहे थे। साइंटिस्ट को और फीचर्स पे गौर करने की ज़रूरत थी, जैसे सेल स्ट्रक्चर, सेल वाल की नेचर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, रिप्रोडक्शन का तरीका, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्लासिफिकेशन सिस्टम में टाइम के साथ कई चेंजेस हुए, लेकिन किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया में कोई बदलाव नहीं आया। हाँ, इनके अंदर क्या इंक्लूड होगा ये चेंज होता रहा। बाकी किंगडम्स की नंबर और नेचर अलग साइंटिस्ट ने अलग तरीके से समझाया। इस तरह से क्लासिफिकेशन का सिस्टम ग्रेजुअली इम्प्रूव होता गया ताकि ऑर्गेनिजम्स को सही और साइंटिफिक कैटेगरी में प्लेस किया जा सके। अब देखते हैं कि वाइटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग किंगडम्स में कैसे डिवाइड किया। फंगी और ग्रीन प्लांट्स दोनों में ही सेल वाल होती है, लेकिन कंपोजिशन अलग है। फंगी में काइटिन वाली सेल वाल होती है और ग्रीन प्लांट्स में सेलुलोज वाली सेल वाल होती है। इसी वजह से फंगी को प्लांट से अलग करके एक सेपरेट किंगडम बनाया गया, किंगडम फंगी। सारे प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में डाल दिया गया, किंगडम मोनरा। ये यूनिसेलुलर होते हैं और इनका सेल टाइप प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता और इनमें मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। इनको प्रिमिटिव सेल्स भी कहा जाता है। इनमें बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया आते हैं। सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स को एक जगह ग्रुप किया गया, किंगडम प्रोटिस्टा। ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन इनका सेल टाइप यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है और जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है। इनमें मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। लेटर ऑन एक और सिस्टम प्रपोज हुआ जिसको थ्री डोमेन सिस्टम के नाम से जाना गया। इसमें मोनरा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बैक्टीरिया और आर्काई बैक्टीरिया, और बाकी यूकैरियोट्स एक अलग डोमेन में आ गए। इसी तरह से टोटल 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया, जिसका डिटेल हम हायर क्लास में पढ़ेंगे।
इस क्लास में हम आर एच वाटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सजेस्ट किया है उसको डिस्कस करेंगे। 1969 में आर एच वाटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया: मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। मेन क्राइटेरिया जो वाटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया वो सेलुलर स्ट्रक्चर जैसे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, सैप्रोफाइटिक, रिप्रोडक्शन का तरीका जैसे सेक्सुअल और एसेक्सुअल, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे था। बैक्टीरिया ही किंगडम मोनरा के सोल मेंबर्स हैं। ये सबसे अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। बैक्टीरिया ऑलमोस्ट हर जगह मिलते हैं। ये एक्सट्रीम हैबिटेट जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो और डीप ओशियन में भी रहते हैं, जहाँ दूसरे लाइफ फॉर्म्स सरवाइव नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर या उनके अंदर भी रहते हैं। बैक्टीरिया को उनके शेप के बेसिस पर 4 कैटेगरीज में ग्रुप किया गया है: कोकस, बैसिलस, विब्रियम, स्पाइरिलियम। बैक्टीरिया अपने स्ट्रक्चर में जितना सिंपल होते हैं, उनका बिहेवियर उतना ही कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स से बैक्टीरिया को कंपेयर करें, तो बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। बैक्टीरिया अलग अलग तरीके से अपना खाना बना सकते हैं या एनर्जी पा सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं और ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। आर्काई बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट और स्पेशल होते हैं क्योंकि ये मोस्ट हार्श कंडीशन हैबिटेट में भी रह सकते हैं। ऐसा होना इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उनके सेल वाल का स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है। हेलोफिल्स ये बहुत ज़्यादा नमक वाले एरिया में रहते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स ये गर्म झरनों में रहते हैं जहाँ टेम्परेचर और एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। मिथेनोजेंस ये दलदल वाले एरिया में रहते हैं। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इनके सेल में एक रिजिड वाल होती है जिनसे ये पहचाने जाते हैं, और अगर मोटाइल हैं मतलब मूव कर सकते हैं तो इनमें फ्लैजिलम भी होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। ये यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिर फिलामेंटस हो सकते हैं। ये फ्रेश वाटर, मरीन या टेरेस्ट्रियल होते हैं। इनकी कॉलोनीज के अराउंड एक जिलेटिनस सीथ होती है। कुछ बैक्टीरिया स्पेशल सेल हेट्रोसिस्ट में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ये ब्लूम्स बना लेते हैं। एग्जाम्पल नॉस्टॉक और एनाबिना। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो केमिकल एनर्जी से अपना खाना बनाते हैं। ये बैक्टीरिया अलग अलग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया। इस प्रोसेस से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे ये अपना एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर को रिसाइकिल करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया नेचर में सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स हैं। डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज कर न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ह्यूमंस के लिए यूज़फुल होते हैं, जैसे कट बनाने में हेल्प करते हैं। एंटीबायोटिक बनाने में भी ये यूज़फुल होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं। ये ह्यूमंस, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स में डिजीज़ काउज करते हैं। एग्जाम्पल कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। ज़्यादातर बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर कंडीशन अनफेवरेबल हो
तो ये स्पोर्स बना लेते हैं। कभी कभी बैक्टीरिया प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाते हैं, जिसमें डीएनए ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में। माइकोप्लाज्मा ये दुनिया के स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हैं। ये ऑर्गेनिजम्स बिना सेल वाल के होते हैं। ये ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं। बहुत सारे पैथोजेनिक होते हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स में डिजीज़ काउज करते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली क्लास की अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। अपने किसी भी डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रिप्लाई करूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए।